जी बेटा स्टार्ट करें। देखो हमने क्रोमेटिन का कर लिया है ना, कि जो पूरे ये जो थ्रेड्स रहते हैं ये सारे एक्टिव नहीं होते, सिर्फ कुछ हिस्सा एक्टिव होता है। और तो जो हिस्सा एक्टिव होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, यूक्रोमेटिन, और जो इनएक्टिव होता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। अब हम बात करेंगे उस डार्कली स्टेन्ड राउंडेड बॉडी की जो कि न्यूक्लियस की बॉडी के अंदर रहता है, और न्यूक्लियस की बॉडी के इस अंदर के स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। अगर इस न्यूक्लियोलस के स्ट्रक्चर की बात करें तो यह आपको कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। न्यूक्लियोलस, साइंटिस्ट फोंटेना, क्या नाम बताया साइंटिस्ट का, फोंटेना। इन 1781 फोंटेना ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया। 1781 में वैगनर आया, 1840 में उसने इसको डिस्क्राइब किया, एंड न्यूक्लियोलस नेम वाज गिवन बाय द बोमैन। बोमैन साइंटिस्ट 1840 में इसको सबसे पहले नाम दिया गया। तो दो साइंटिस्ट के नाम, फोंटेना ने न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया और बोमैन ने दिया था इसको नाम, है ना। अगर इस न्यूक्लियोलस की हम बात करेंगे, ये न्यूक्लियोलस कैसा होता है, नेक्ड, यानी कि इसकी कोई मेम्ब्रेन वगैरह नहीं होती है, कुछ इर्रेगुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि थोड़ी थोड़ी स्पेस पे किसके साथ अटैच हुआ रहता है बेटा, क्रोमेटिन से। इसके वो हिस्से जहां पर ये क्रोमेटिन से अटैच रहता है, दिस रीजन इज नोन एज NOR, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन। एक न्यूक्लियस में 1 से 4 न्यूक्लियोलाई रहते हैं बेटा। जीनोपस के उस साइट में तो 1600 न्यूक्लियोलाई देखे गए। क्लियर। इसकी कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि इसको कवर करने वाली कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर कोई भी चीज, ठीक है, कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना होने की वजह से जो न्यूक्लियस के चारों तरफ का जितना भी मटेरियल है वो डायरेक्ट इसके अंदर क्या करता है, एंटर करता रहता है। क्लियर। तो जब हम इस न्यूक्लियोलस की बात करेंगे, इसके डायग्राम को ध्यान से देखना, जस्ट ए मिनट, अभी देखो। तो जब हम इसके मैट्रिक्स की बात करते हैं, इसको 4 चीजें रहती है जो कि मिलके बनाती है। सबसे पहले इसका मैट्रिक्स, दूसरा इसमें देखो मैट्रिक्स, ठीक है, दूसरे इसमें कुछ ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं यानी कि इसका ग्रैन्युलर पार्ट होता है। तीसरे इसमें कुछ धागे के जैसे स्ट्रक्चर रहते हैं कि इसका फिब्रिलर पोर्शन होता है, और इसके अलावा जो फोर्थ होते हैं वो होता है इसका खुद का क्रोमेटिन। तो देखो जब इसके मैट्रिक्स की बात करेंगे, मैट्रिक्स हमें पता है किसी भी चीज के ग्राउंड सब्सटेंस बनाते हैं। ग्रैन्यूल्स की जब बात करते हैं तो जो ये ग्रैन्यूल्स रहते हैं, यहाँ पर जो आपको डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं, ये लोग बने हुए रहते हैं प्रोटीन के, और इसके अलावा इनके अंदर आपको देखने को क्या मिलते हैं, RNA, यानी कि बेटा प्रोटीन ज्यादा होती है, RNA थोड़े से कम। तीसरे जब इनके फाइबर्स, ठीक है, जब हम इसमें फाइबर्स की बात करेंगे, ये जो फाइबर्स रहते हैं यही क्या करते हैं, इसके ग्रैन्यूल्स को बनाते हैं। क्लियर। फिब्रिलर पोर्शन के बाद में आता है इसका क्रोमेटिन का हिस्सा। तो जब इसके क्रोमेटिन के हिस्से की बात करेंगे तो क्या कहता है कि जो जहां जहां से ये क्रोमेटिन के साथ अटैच रहता है उसको हम बोलते हैं NOR, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। क्यों हमने न्यूक्लियस को पढ़ा, हम क्या कहते हैं कि rRNA राइबोसोम्स यहाँ पे बन के बाहर निकलते हैं। एक्चुअल में जो rRNA राइबोसोमल जो RNA बनाता है वो कौन होता है, ये न्यूक्लियोलस रहता है। दैट मीन्स मेन राइबोसोम का जो कंपोनेंट बनाता है वो यही है, एंड इट ऑल्सो स्टोर द न्यूक्लियोप्रोटीन्स। न्यूक्लियोप्रोटीन्स को स्टोर करने वाला भी यही होता है। जब न्यूक्लियस के अब हम आगे फंक्शन की बात करेंगे बेटा, तो देखो फंक्शन सबसे मेन यही है कि ये हेरिडिटरी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में लेके जाता है। mRNA, rRNA, tRNA जितने भी टाइप के बनते हैं सब की एक्टिविटी को ये कंट्रोल कर रहे हैं। राइबोसोम्स इसके अंदर बनते हैं। वेरिएशंस जो आती है उसके लिए न्यूक्लियस रेस्पॉन्सिबल होता है। सेल की ग्रोथ और उसके मेंटेनेंस के लिए, सेल की डिफरेंशिएशन में और सेल की रेप्लिकेशन में, ऑल फंक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस। और इतने सारे इसके फंक्शन होने के वजह से ही इसको कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल के नाम से जाना।
क्लियर। अब हम बात करेंगे क्रोमोजोम्स की। देखो बेटा, जो वहां पर हमने थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखे थे ना, क्रोमेटिन, जब सेल डिवाइड करती है या मैच्योर होती है तो वो जो क्रोमेटिन है वो क्या होने लग जाते हैं, कंडेंस। और जब कंडेंस होते हैं तो वो इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। जब क्रोमेटिन कंडेंस होते हैं तो वो बनाते हैं क्रोमोजोम्स। दीज क्रोमोजोम्स आर रोड शेप और थ्रेड लाइक क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर के बने हुए रहते हैं, विच आर नोन एज हेरिडिटेरी व्हीकल, है ना। कि ये जो आपके इसके अंदर आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये डीएनए या आरएनए होता है। डीएनए या आरएनए को ये अपने अंदर रखते हैं और हेरिडिटेरी व्हीकल का काम करते हैं। कैसे कि उस डीएनए को पेरेंट से अगली जनरेशन में ट्रांसफर करते। जब सेल डिवाइड करती है, जब वो मैच्योर होने लगती है, उस टाइम पे क्या करते हैं बेटा, ये लोग बनते हैं। इनका मेन फंक्शन होता है कि जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करवाना। हर स्पीसीज में इनका नंबर फिक्स होता है ना। कैसे, जैसे जब हम ह्यूमन में कहते हैं तो हम ह्यूमन में क्या कहते हैं कि 23 पेयर, 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम्स, और जो वो एक पेयर होता है उनको हम क्या नाम देते हैं, सेक्स क्रोमोजोम के नाम से जानते हैं। जब हम सेल साइकिल और सेल डिवीजन की बात करेंगे तो उस टाइम पे बात आएगी कि कौन सी फेज होती है सेल साइकिल और सेल डिवीजन में, जब हम क्रोमोजोम को स्टडी करते हैं। लेट प्रोफेज या मेटाफेज क्या होती हैं, कैसी होती हैं, हम 3rd चैप्टर में करेंगे। ये वो फेज होती हैं जब क्रोमोजोम्स को स्टडी किया जाता है। क्लियर। तो देखो, जो ये क्रोम आपको दिखाई दे रहे हैं कि जब इन क्रोमोजोम्स की बात करेंगे तो क्रोमोजोम्स की आर्म्स होती है। इन क्रोमोजोम्स की आर्म को हम नाम देते हैं क्रोमेटिड। क्या नाम देते हैं इन आर्म को, क्रोमेटिड। और जो ये बीच सेंटर में दोनों क्रोमेटिड को जोड़ता है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोमियर या प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। ये वर्ड ध्यान रखना, क्योंकि आगे थोड़ी देर बाद हम करेंगे सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, तो वहां पर कंफ्यूज मत होना। सेंट्रोमियर को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के नाम से जानते हैं। क्लियर। अब जब इन क्रोमोजोम्स की बात करेंगे तो क्रोमेटिड की शेप कैसी है, उसके बेस पे इनको 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टिलोसेंट्रिक। देखो, मेटासेंट्रिक जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल बीच में है। सब मेटासेंट्रिक में देखना थोड़ी सी ऊपर, यानी कि बिल्कुल बीच में नहीं है, स्लाइटली हल्की सी या तो ऊपर या हल्की सी नीचे। एक्रोसेंट्रिक में एक क्रोमेटिड की पेयर काफी लंबी होती है और एक बिल्कुल छोटी होती है। और टिलोसेंट्रिक में तो बिल्कुल ही एंड के ऊपर रहती है, सेंट्रोमियर। यानी कि सेंट्रोमियर की पोजीशन क्या है, उसके बेस पे क्रोमोजोम्स को 4 टाइप के अंदर डिवाइड किया गया है। ये जो सेंट्रोमियर होती है ये एक टाइप की प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है। देखो, जो वो लंबे लंबे बैलून्स आते हैं ना, आप उनको फुला दिया और लास्ट में गांठ लगा दी। लेकिन अगर हम उनको बीच में से प्रेस करेंगे तो मान लो मेरी उंगली ये दिखाई दे रही है, इधर भी आधा बैलून और इधर भी, तो सेम ये ऐसा ही है, किसी चीज को आप प्रेस कर दो, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। लेकिन कई सारे ऐसे भी क्रोमोजोम्स होते हैं, याद ध्यान से सुनना, इस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, इस सेंट्रोमियर के अलावा कई सारे ऐसे भी क्रोमोजोम्स होते हैं जिसमें कि हमें सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, यानी कि यहाँ भी और भी सेंट्रोमियर देखने को मिलती है नियर इट्स डिस्टल पार्ट, यानी कि आर्म के सबसे आगे वाले हिस्से पे, एज ए आउटग्रोथ। और जब एज आउटग्रोथ ऐसी कोई कंस्ट्रिक्शन देखने को मिलती है, इनको हम नाम देते हैं सैटेलाइट। क्या बोलते हैं, सैटेलाइट। तो इस टाइप के क्रोमोजोम्स को बोलते हैं सेट क्रोमोजोम। ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अलावा अगर किसी क्रोमोजोम में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन देखने को मिल रही है तो हम उसको ऐसे लिखते हैं सेट, SET या SAT। और वो वाले क्रोमोजोम जिसमें 2 सेंट्रोमियर होती हैं उनको हम नाम देते हैं सेट क्रोमोजोम्स। सेट क्रोमोजोम्स को मार्कर क्रोमोजोम्स के नाम से भी जानते हैं बेटा। 12th क्लास में इन्हीं सैटेलाइट क्रोमोजोम का ऊपर, यानी कि ये बेस बनाएंगे हमारी 12th क्लास के अंदर। क्लियर। अब हम बात करते हैं इन क्रोमोजोम्स के अलावा और भी क्रोमोजोम्स की। बेटा, उनमें आते हैं जाइंट। कई इंसेक्ट या कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे थे जिनमें लार्ज टाइप के, जाइंट का मतलब होता है काफी बड़े साइज के क्रोमोजोम देखे गए। और उन बड़े साइज के क्रोमोजोम्स में हम 2 मेन की बात करेंगे, पोलिटिन क्रोमोजोम और दूसरा जिनको कि हम बोलते हैं लंप ब्रश क्रोमोजोम।
इंपॉर्टेंट है, नीट और जिपमर के अंदर क्वेश्चन आता है। देखो पोलिटीन, पोलिटीन का मतलब पोली, दैट मीन्स मैनी थ्रेड। एक साइंटिस्ट E.G. बाल्बिनी 1881 में उन्होंने सबसे पहले इन पोलिटीन क्रोमोजोम्स के बारे में बताया था, और आपके पास नीट के अंदर आती है इनकी प्रेजेंस। जो इंसेक्ट्स होते हैं, ध्यान से सुनना, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी सलाइवरी ग्लैंड के अंदर जो क्रोमोजोम्स मिलते हैं वो काफ़ी बड़े साइज के होते हैं, और इंसेक्ट की सलाइवरी ग्लैंड में मिलने वाले उन क्रोमोजोम्स को हम बोलते हैं बेटा पोलिटीन क्रोमोजोम्स या फिर सलाइवरी क्रोमोजोम्स। कहाँ मिलते हैं, ध्यान से सुनना, जिपमर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पोलिटीन क्रोमोजोम मतलब अब वैसे नहीं आता आपके फाइनल एग्जाम में, बट ये आपके नीट वगैरह के अंदर पूछे जाते हैं। दे अक्कर इन अदर ऑर्गन्स ऑफ द इंसेक्ट एंटीपोडल सेल्स, यानी कि कई बार एंटीपोडल सेल्स में, एंडोस्पर्म सेल्स में, या जो एम्ब्रियो की सस्पेंसर सेल्स होती है वहाँ भी देखे गए हैं। अब सुनो इनकी लेंथ। जब इन पोलिटीन क्रोमोजोम्स की लेंथ की बात आती है, दे मे रीच अप टू 2000 माइक्रोमीटर। तो सोचो 2000 माइक्रोमीटर जिनकी लेंथ होगी तो वो काफ़ी बड़े साइज के होंगे, और इनमें लगभग 1000 से लेके 16000 गुना ज़्यादा DNA होता है। हमारे जो नॉर्मल, जो अभी हम क्रोमोजोम करके आए, उन नॉर्मल क्रोमोजोम के कंपेयर में जो ये पोलिटीन क्रोमोजोम्स होते हैं इनके पास 1000 से लेके 16000 गुना ज़्यादा, देखो 16000 गुना ज़्यादा DNA होता है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स ये सीरियसली ही काफ़ी बड़े साइज के होते हैं। एंड दे आर मल्टी स्ट्रैंडेड, कई सारे स्ट्रैंड्स देखने को मिलते हैं। परमानेंटली जब इनको स्टडी किया जाता है वो किया जाता है ड्यूरिंग द प्रोफेज। क्लियर बेटा। तो सोमैटिक पेयरिंग, जब कई सारे सोमैटिक क्रोमोजोम्स आपस में पेयर हो जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं, तो वो लोग किसको बनाते हैं, ये बड़े साइज के क्रोमोजोम्स को बनाते हैं। ये जो आपको शेप दिखाई दे रही है, ये देखो कि ये पोलिटीन क्रोमोजोम है ये एक्चुअल में, और सिस्टेमेटिकली जब हम इसको बनाते हैं कि हाँ इस पे कुछ बैंड्स होते हैं या कुछ और होते हैं, ये हमें इस तरह देखने को मिलते हैं। और जो आपको ये सी डायग्राम दिखाई दे रहा है, इस पे इस टाइप की पफ्स, जैसे पफ होता है ना, गर्ल्स बनाती है ना, और वैसे भी मोस्टली तो मेडिकल में मेरे पास गर्ल्स हैं, तो पफ से समझ जाएंगे कि जो ये पोलिटीन क्रोमोजोम्स रहते हैं इसमें हमें ये पफ देखने को मिलते हैं। जितने भी पोलिटीन क्रोमोजोम्स रहते हैं, दे अटैच्ड टू वन अदर एट ए कॉमन पॉइंट। चाहे कितने भी पोलिटीन क्रोमोजोम हो, उन सब का एक ही सेंटर होता है जिसको कि हम क्रोमोसेंटर के नाम से जानते हैं। क्या नाम देते हैं, क्रोमोसेंटर्स। एंड डिपेंडिंग अपॉन देयर रिएक्शन टू द बेसिक डाई, क्योंकि अगर ये ऐसे हैं तो यानी कि इनकी जो डाई है, इनको जो कलरिंग प्रोवाइड करती है वो भी क्या होंगी, रेस्ट्रिक्टेड होंगी। दे हैव मैनी डार्क बैंड ऑफ मैनी साइज। बेटा जब इनको अलग अलग डाई से स्टेन किया गया तो पता चला कि इनके अंदर जो ये बैंड्स बनते हैं ये अलग अलग साइज के और अलग अलग इंटेंसिटी के होते हैं। और बीच में देखना कि जो ये डार्क बैंड होते हैं इनके बीच में लाइट बैंड है, डार्क बैंड के बीच में लाइट बैंड होते हैं जिनको कि हम नाम देते हैं इंटरबैंड्स। क्लियर। अब इसके अलावा जब हम इनकी बात करेंगे तो जो ये पोलिटीन क्रोमोजोम्स रहते हैं, कई जगह बीच में इनके स्वेलिंग हुई रहती है, पफ, जिनको कि हम पफ के नाम से जानते हैं। और जो बड़े बड़े साइज की स्वेलिंग्स रहती है, दे आर नोन एज बाल्बिनी रिंग। बाल्बिनी ने मेन था ना इसका, तो इसीलिए इनको बाल्बिनी ने किया था कि जो बड़ी बड़ी रहती हैं हम उनको क्या नाम देते हैं, दे आर नोन एज द बाल्बिनी रिंग्स, दैट मीन्स रीजन ऑफ द पफ। कि इनके ऊपर एक ऐसा हिस्सा जो कि पफ बना हुआ है, जहाँ पर जो डीएनए रहता है वो अनकोइल्ड है, कोइल्ड नहीं हो पाता, एक्टिव होता है और कई सारे टाइप के एमआरएनए को बनाता है। पफ जैसे ही कंप्लीशन होती है वो धीरे धीरे करके क्या होने लग जाती है, खत्म होने लग जाती है। क्लियर। एक आते हैं बेटा लंप बर्स्ट क्रोमोजोम। अगर हम अब कंटिन्यू रखेंगे तो ये पूरा नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा है। तो इन लंप ब्रश क्रोमोजोम को हम नेक्स्ट चैप्टर अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, बायोमोलिक्यूल। उस बायोमोलिक्यूल के साथ में अब हम इनको क्या कर देंगे, अटैच करके, और वहीं पे इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है।